नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3 या फिर एस्टेट 2024 की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह म्यूजिक क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कैप्चर करेंगे टीआरई 2.0 में पूछे हुए 80 प्रश्नों को एक साथ लाएं बच्चों, और सभी प्रश्नों का डीपली डिस्कशन भी हम लोग करते चलेंगे। इसलिए क्लास के अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन किए हुए रहें और इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। बच्चों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों, उस पर रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास प्रतिदिन लिए जाते हैं। अतः क्लास को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स में आंसर जरूर दें। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो टाइम पर क्लास को ज्वाइन करें और कमेंट में निश्चित आंसर दें। आज का प्रथम प्रश्न है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो ए में आपका मित्रों 6 है, बी में आपका 4 है, सी में बच्चों 2, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो बच्चे आपको बताते चलें कि एक ताल में कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपका कि ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। और एक चीज और मित्रों, गलत आंसर आपको हो जाए उससे घबराने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा। जिस प्रश्न का आंसर यदि आप दे दिए कमेंट्स में, आपको 100% उसका आंसर सही आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ए में आपका तार कंपन, बी में है हार कंपन, सी में बच्चों ताली कंपन, डी में आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो मित्रों आपको बताते चले कि जो कोई भी आज तक ध्वनि उत्पन्न हो कंपन के कारण होता है। किसी कारण? तार कंपन। एप्पल आंसर क्या है? सही है। ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है तो तार कंपन। अगला प्रश्न मित्रों कि किन्हीं, ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? किन्हीं 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सप्तक, बी में मित्रों वादक, डी में स्वर अंतर, सी में स्वर अंतर, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं। तो मित्रों किन्हीं भी 2 स्वरों की दूरी को आपको स्वर अंतर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वह प्रश्न आपको 100% याद हो जाएगा यदि आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तब। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है? ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में मित्रों नृत्य है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संगीत में गायन भी होना चाहिए, वादन भी होना चाहिए, नृत्य भी होना चाहिए, अर्थात डी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। टोन कितने प्रकार के होते हैं? सेमी टोन और माइनर टोन। तो बताइए टोन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो ए में आपका है 3, बी में आपका है 2, सी में बच्चों 4, डी में आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि टोन आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका बॉल सही है। पहला है माइनर टोन और दूसरा का सेमी टोन। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आप सा नाद वस्तु लोको द्वारतस्तम एक प्रकार का मित्रों श्लोक है। थोड़ा सा संस्कृत हम लोगों को कमजोर पड़ता है। इस श्लोक का मित्रों किस किताब में जो है से वर्णन किया गया है? ठीक है। ये में आपका है मित्रों संगीत रत्नाकर होगा, संगीत रत्नाकर। ठीक है। ये में संगीत रत्नाकर, बी में अनुपम संगीत, सी में मित्रों संगीत दर्पण, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि यह जो श्लोक दिया हुआ है यह श्लोक किस किताब में मित्रों वर्णन है। तो मित्रों आपको बताते चलें
इस श्लोक का वर्णन जो है मित्रों आपको संगीत दर्पण में मिला है। आपको कमेंट्स में बताना है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। संगीत दर्पण के लेखक कौन है मित्रों? पंडित दामोदर गुप्त है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है? पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है हारमोनियम, बी में है बांसुरी, सी में है डायटोनिक स्केल, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा डायटोनिक स्केल, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वैदिक कालीन संगीत क्या होता है? फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वैदिक कालीन संगीत क्या होता है। ए में मित्रों आपको भारतीय रागों का मौलिक संगठन, बी में वीणा संगीत का नाम, सी में मित्रों आपका वेदों में संगीत का वर्णन, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? वैदिक कालीन संगीत क्या होता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि याद करने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि आप कमेंट्स में सही तरीका से आंसर डाल दें। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में देते हैं उस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाएगा। वैदिक कालीन संगीत क्या होता है? तो मित्रों वेदों में संगीत का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, स्वर और लय तालबद्ध स्वरों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गीत, बी में पंडित, सी में मित्रों नायक, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? स्वर और लय तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीत कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। छोटी छोटी तानों की लड़ी जिस गायन शैली में प्रयोग की जाती है उसको क्या बोलते हैं? बताइए फर्स्ट आंसर एकदम। बच्चों एक चीज जरूर बताएंगे कि पेड फॉर पीडीएफ आपका जो है कोर्स चल रहा है। आप तत्काल जो है मित्रों इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके मित्रों आप इसे पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं ई बुक की तरह मित्रों, जिससे है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का याद हो जाएगा। ए में आपका बच्चों टप्पा है, बी में ताल है, सी में लय है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि छोटी छोटी तानों की लड़ी किस गायन शैली में प्रयोग की जाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा लय में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, तानपुरा सितार अथवा बीना के तार को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है? फर्स्ट आंसर दीजिए कमेंट्स में कि तानपुरा सितार अथवा बीना के तारों को छोड़ने से क्या उत्पन्न होती है? मित्रों इसके पहले में एक प्रश्न बताए थे कि किसी भी तार को यदि छोड़ा जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है। वही प्रश्न क्या थोड़ा सा घुमा दिया है आपको। तो मित्रों ए में आपका तार है, बी में ध्वनि है, सी में कला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर किसी भी तार को हम छोड़ेंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। ऑप्शन में बी आपका क्या है? सही है। सभी बच्चे का कमेंट्स बहुत अच्छे तरीका से आ रहा है मित्रों। यदि जीवन में सफल होना है इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों को एक साथ जुड़ने के लिए सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों जरूर क्लास को ज्वाइन करें। तो 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिए। तो ए में आपका है 4, बी में 3, सी में बच्चों 3 और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तो मित्रों आपको बताते चलें इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? तो दूसरी ताली आती है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? संगीत में 2 स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? ए में आपका गुणांतर, बी में मित्रों वादक, सी में आपका स्वरांतर, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं,
ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या आंसर होगा। इस संगीत में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उसे कमेंट्स में आप जरूर आंसर दें। तो मित्रों इसको गुणांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। स्वरों में दो स्वरों के पारस्परिक संबंध को क्या बोलते हैं, गुणांतर बोलते हैं। एप्पल आंसर मित्रों आपको क्या है, सही। इस प्रकार मित्रों आज के हम लोग 15 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है। आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है। ए में आपका 13वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी, सी में बच्चों आपका 19वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आधुनिक काल कौन सी शताब्दी से प्रारंभ होती है। तो मित्रों को बताते चलें कि आधुनिक काल जो है 19वीं शताब्दी से जैसे प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें और सभी को सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करने के लिए जरूर बोले। यदि एक साथ सभी बच्चे यदि क्लास को ज्वाइन करते हैं और सभी बच्चे कमेंट्स में आंसर देते हैं तो निश्चित है कि आप सभी का रिजल्ट हो जाएगा। बिना में कितने तार होते हैं, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं कि बिना में कितने तार होते हैं। ए में आपका मित्रों 2 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि बिना में कितने तार होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि बिना में भी आपको 7 ही तार होता है, मतलब ऑप्शन में बी आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सितार में कितने प्रकार की गते प्रसिद्ध हैं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। सितार में भी तारों की संख्या 7 ही होता है, परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि सितार में कितने प्रकार की गतें प्रसिद्ध हैं। ए में मित्रों आपका 3 है, बी में 2 है, सी में मित्रों आपका 5 है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि सितार में कितने प्रकार की गतें प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सितार में जो है आपको 2 प्रकार की गतें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको कमेंट्स में दोनों गत का नाम बताना है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है। 1 ग्राम में कितनी मूर्छना बनती है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 7, बी में है 12, सी में मित्रों 21 और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट सब कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है। तो मित्रों को बताते चलें कि 1 ग्राम में 7 मूर्छना बनती है और ग्राम की संख्या 3 है, तो 7 गुना 3 मतलब कुल मूर्छना की संख्या कितना हो गया, 21। तो 1 ग्राम में कितनी मूर्छनाएं बनती है, तो 7 मतलब इक्वल आंसर क्या आपका है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज के हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका बच्चों है 14, बी में है 10 और बी में 11, सी में मित्रों 10, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि प्रोदस्त ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 10। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है तत्ववाद को चुने। फट से आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में दीजिए और तब तक इसे शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में जरूर क्या कर दिया कि जितने भी आपके पास जैसे डिजिटल ऐप रखे हुए व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सभी जगह मित्रों इस वीडियो को फैला दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके साथ जितने भी सगे संबंधित व्यक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी एक साथ यदि जुड़ जाएंगे और सभी एक साथ कमेंट्स में आंसर आज देने लगेंगे तो निश्चित है कि सबका रिजल्ट हो जाएगा। तो तत्ववाद आप लोग का सभी का बहुत ही अच्छा आंसर आया, सभी का आंसर सही है। तो तत्ववाद उसको बोलते हैं जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों तानपुरा में आपको जो है तार का प्रयोग किया जाता है। तानपुरा में तारों की संख्या कुल 4 होता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो गया सी नंबर। ठीक है, कि तत्ववाद को चुने तो तानपुरा आंसर क्या है, सही है। मित्रों इस वीडियो को मित्रों अपने जितने भी आपके पास डिजिटल ऐप है, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर जैसे इंस्टाग्राम हो, सभी जगह मित्रों आप जरूर इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके सगे संबंधित एक साथ जुड़ जाए और सभी की तैयारी निश्चित रूप से हो जाए। तो प्रश्न मित्रों सुशीलवाद को चुने तो इसमें से सुशीलवाद कौन है, बांसुरी है, शंख है, तानपुरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी बच्चे का आंसर बहुत ही सही तरीका से आ रहा है बच्चों। इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिए
ताकि कम समय में आप सभी का तैयारी हो जाए। तो सुशीलवाद है मित्रों, इसमें से कौन हो जाएगा? सुशीलवाद किसको बोलते हैं? जिसको एयर के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, एयर के माध्यम से उसको बजाया जाता है। तो बांसुरी आंसर आपका क्या है? सही है। सभी बच्चों का आंसर मित्रों सही तरीका से आ रहा है। सभी कम समय में अधिक से अधिक आंसर देने की कोशिश करिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? ए में आपका अमीर खुसरो, बी में तानसेन, सी में मित्रों इनायम खां और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक का नाम क्या था? तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका आंसर आपको हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मशहूर गजल गायक अमीर खुसरो साहब थे। एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? ए में आपका मित्रों म और ध है, बी में स और रे है, सी में बच्चों प और सा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आपको कमेंट्स में बताना है कि राग भूपाली में कौन से स्वर वर्जित हैं। अगला प्रश्न मित्रों, किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छेद पाए जाते हैं? ए में मन हॉल पाया जाता है, ठीक है। ए में तानपुरा, बी में मित्रों शंख, सी में बांसुरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छिद्र पाए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बांसुरी में। किसमें? बांसुरी में मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर, इस प्रश्न का आपको कमेंट्स में आंसर जरूर देना चाहिए कि पंडित वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। ए में आपका ऑप्शन है 6, बी में 12, सी में 8, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। हर सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि वेंकटमुखी साहब जो है से कुल 12 स्वरों का वर्णन किए हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? ए में मित्रों 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में बच्चों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए। तो राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के मतों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? ए में आपका 4 है, बी में मित्रों 12 है, सी में 11 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है। तो मित्रों को बताते चलें कि झुमरा ताल में कुल जो है 14 मात्रा होती है। ये पर आंसर क्या है? सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपका अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। मित्रों सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं? फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। ए में मित्रों उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में मित्रों राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है। तो मित्रों सप्तक के पूर्व भाग को क्या बोलते हैं? पूर्वांग बोलते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए, आंसर देने के लिए टूट पड़िए, एकदम फटाफट कमेंट्स में आंसर डालने लगिए, ठीक है। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर दीजिए कि स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए कितने प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 10, बी में 12, सी में 8, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि स्टॉप नोटेशन सिस्टम में बिल्कुल शांत रहने के लिए आपको 10 प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं। ये पर आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है? धमार गीत
कौन से ताल में गाया जाता है? ए में आपका 1 ताल, बी में है 4 ताल, सी में मित्रों 3 ताल, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धमार गीत कौन से ताल में गाया जाता है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि धमार गीत जो कौन सी ताल में गाए जाते हैं मित्रों। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि धमार गीत कौन से ताल में गाए जाते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि धमार गीत जैसे धमार ही ताल में गाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सितार वाद्य बजाने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब सितार वाद्य को बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए में आपका कमानी, बी में मिजराब, सी में मित्रों अस्टील बार और डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सितार वाद्य बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि सितार वाद्य को बजाने के लिए मिजराब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? ए में आपको अवात है, बी में अनुपात है, सी में मित्रों आघात है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गणित में एक जाति की 2 वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। प्रश्न है चतुर्दंडिका प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? ए में आपका ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, बी में है 17वीं शताब्दी, सी में 19वीं शताब्दी, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि चतुर्दंड प्रकाशिका किस शताब्दी में लिखी गई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट इसी तरीका से देते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग आज के 34 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? ए में मित्रों आपका बद्धी है, बी में लव है, सी में मित्रों गजरा है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि चाटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसको लव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों एक चीज जरूर बताएंगे कि आप लोग फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और मित्रों यदि आप संपूर्ण कोर्स चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? ए में आपका मित्रों है अनुवादी, बी में विवादी, सी में अवादी, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से मित्रों अनुवादी स्वर का निर्माण हो जाता है, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं? साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में 2 है, सी में मित्रों 3 है, डी में आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों आप कमेंट्स में आंसर डाला कीजिए कि साधारणतया लय के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि साधारणतया लय के जैसे कुल 3 प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? ए में आपका ऑप्शन है गमक, बी में स्वर, सी में है लय, डी में है मित्रों आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स आंसर दिया कीजिए कि संगीत में समान गति या चाल को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको लय बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लय, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वरस्य कंपो गमका श्रुति चिता सुखावा किस ग्रंथ में कहा गया है? ए में आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक
और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको तैयारी हो जाए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में देते हैं आपको निश्चित आंसर याद हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर होगा संगीत रत्नाकर में इस श्लोक का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते थे? अर्थात सीधा से समझ लीजिए कि ध्रुपद को जैसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ए में आपका 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए कि प्राचीन ध्रुपद गायन में कितने भाग होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4 भाग होते हैं। ए पर आंसर क्या है, सही। आप लोग बहुत ही सटीक तरीका से सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, इसलिए सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम बहुत कम समय में मित्रों आपको थ्योरी का क्लास भी करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बिजी रहने के कारण थ्योरी का क्लास नहीं करवा पा रहे, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था? ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था? मित्रों ध्रुपद का 4 भाग बताए थे अभी हम, ठीक है। तो उसमें से ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था? मित्रों आप इसका कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। ए में आपका भोग है, बी में तान है, सी में संचारी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ध्रुपद का तीसरा भाग क्या कहलाता था। तो मित्रों आपको बताते चले कि ध्रुपद का तीसरा भाग मित्रों संचारी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे? मतलब फट से एकदम कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे? आपको बताते चले मित्रों कि अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं जाकिर हुसैन साहब, ठीक है। परंतु आपको बताना है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां का गुरु कौन थे। ए में आपका नाना साहब से, बी में है कादिर बख्श, सी में मित्रों पंडित किशन महाराज, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से आप कमेंट्स आंसर दिया कीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे? तो मित्रों आपको बताते चले उस्ताद अल्लाह रखा खां के जो गुरु थे कादिर बख्श साहब थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाटों पद्धति का प्रचलन किसने किया? ए में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में पंडित नारायण राव व्यास साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु नारायण भागखंडे साहब, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। हर सब कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया। तो मित्रों आपको बताते चले कि हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का जो मित्रों प्रचलन किए हैं वर्तमान समय में, तो पंडित विष्णु नारायण भागखंडे साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों। सभी के सभी प्रश्न आपको TRE 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? ए में आपका मित्रों आभोग है, बी में तान है, सी में मित्रों विभाग है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। हर सब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित करना क्या कहलाता है? इसी तरीके बहुत अच्छा तो विभाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। सभी बच्चे का आंसर करीब करीब सही आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी होती है। ए में मित्रों 4 और 5, बी में 2 और 3, सी में मित्रों 3 और 2 और डी में मित्रों उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि वादी और संवादी में 4 से 5 स्वरों की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है, सही है। फटाफट आप लोग कमेंट्स में इसी तरीके से आंसर देते रहिए। वह छोटा सा छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो उसे क्या कहलाता है? ठीक है, वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है? ए में आपका मित्रों जाति है, बी में यति है, सी में मित्रों पकड़ है, डी में उपयुक्त में से 1 से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं।
फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिसे किसी राग का बोध हो वह क्या कहलाता है? तो मित्रों उसको पकड़ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सत्य है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। बड़े गुलाम अली किस घराने से थे? अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है। बड़े गुलाम अली किस घराने के थे? तो मित्रों आपको ए में आपको ऑप्शन है ग्वालियर घराना, बी में पटियाला घराना, सी में मित्रों आगरा घराना, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से था? तो मित्रों आपको बताते चले कि बड़े गुलाम अली का संबंध आपको पटियाला घराना से था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है मित्रों? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता, इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है, मतलब कौन सा इसमें से है जिसे सितार पर नहीं बजाया जाता है? झाला, बी में रेला, सी में मित्रों तोड़ा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों सितार पर झाला भी बजाया जाता है और तोड़ा भी बजाया जाता है। कारण कि कौन नहीं बजाया जाता? तो रेला जो है मित्रों आपको तबला पर बजाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मूर्छनाओं की कुल संख्या कितने? हम बार बार बता रहे हैं कि अब यदि एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारा प्रश्न ऐसा आपको रहेगा जो आपको क्वेश्चन से ही आंसर आपको डील हो जाएगा, सिर्फ आपको माइंड कॉन्स्टेंट करके आंसर देने की जरूरत है। तो मूर्छनाओं की कुल संख्या बच्चों अभी हम तुरंत बताए थे, आप लोग सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है। वाह, मूर्छनाओं की कुल संख्या कितना है? तो 21 है, मतलब ए नंबर आपका मित्र आंसर क्या है? सही है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में इसी तरीके से आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है मित्रों कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षडज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? ए में आपका भूपाली, बी में अंडाना, सी में दुर्गा, डी में बच्चों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अंडाना, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग कि चतुर्दंडिका प्रकाशिका नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? बताइए, देखिए 2 बार प्रश्न आ गया है। उस समय था कि चतुर्दंडिका प्रकाशिका नामक ग्रंथ किस शताब्दी में लिखी गई? तो 17वीं शताब्दी आंसर था। यहाँ पर है कि चतुर्दंडिका प्रकाशिका नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए में मित्रों आपको भरत साहब, बी में मतंग साहब, सी में मित्रों लोचन साहब, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस समय मित्रों हम आपको बोले थे कि कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो मित्रों अभी आप प्रश्न आपका आ ही गया, अभी भी आपके पास समय है कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। इसका आंसर है ई नंबर। आपको कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर देना है। अगला प्रश्न मित्रों कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? ए में आपका मित्रों अनुवादी, बी में विवादी, सी में वादी और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि अनुवादी स्वर का जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुवादी नहीं विवादी स्वर का प्रयोग से अल्प मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? तो विवादी का, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? मित्रों कमेंट्स में आप तुरंत आंसर दीजिए कि नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में है 4, सी में है 3, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नि स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि नि स्वर की कुल 2 श्रुतियां हैं। ए पर आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? ए में आपका उत्तरांग है, बी में मित्रों पूर्वांग है, सी में मित्रों राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सप्तक के दूसरे भाग को क्या कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि सप्तक के दूसरे भाग को पूर्वांग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है? सही है। अब पहला भाग को उत्तरांग बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है? ध्रुपद के कुल जो से 4 भाग है।
तो मित्रों आपको अभी तुरंत बताए थे कि ध्रुपद के चौथा भाग को क्या कहते हैं, तीसरा भाग को मित्रों संचारी कहते हैं, परंतु यहाँ पर चौथा भाग पूछा हुआ है कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। तो मित्रों ए में अभोग, बी में तान, सी में संचारी, डी में मित्रों एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा कि ध्रुपद का चौथा भाग क्या कहलाता है। तो बच्चों ध्रुपद का चौथा भाग अभोग कहलाता है। ए पर आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। ए में मित्रों 4 मात्रा, बी में 1 मात्रा, सी में मित्रों 5 मात्रा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दो तालियों के बीच का समय क्या कहलाता है। तो ए में मित्रों 4 मात्रा, बी में 1 मात्रा, सी में 5 मात्रा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों आप लोग सभी बच्चे का कमेंट्स में आंसर आ रहे हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1 मात्रा। ठीक है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि भरी किसको कहते हैं। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर कि भरी किसको कहा जाता है। ए में मित्रों आपको खाली को, बी में ताली को, सी में सम को, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि भरी किसको कहते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि भरी जो बोला जाता है मित्रों ताली को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ ताली हिला दिया जाए क्या कहलाता है। ध्यान दीजिए मित्रों, जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए क्या कहलाता है। ए में मित्रों खाली, बी में ताली, सी में सम, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जहां ध्वनि न करके केवल हाथ हिला दिया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको खाली बोला जाता है। ए पर आंसर क्या है, सही है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न नहीं किया जाता, सिर्फ हाथ हिला दिया जाता है टाटा बाय बाय की तरह, उसको मित्रों खाली बोला जाता है। अगला प्रश्न है राग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है। राग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है। ए में आपका जाति है, बी में मित्रों यति है, सी में पकड़ है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है। तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि राग उत्पन्न की क्षमता किसमें होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है ठाट में होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाता है अथवा चढ़ जाता है उसे क्या कहलाते हैं। तीव्र स्वर, कोमल स्वर, विकृति स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा थोड़ा चढ़ जाते हैं उसे क्या कहलाते हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। तो मित्रों उसको विकृति स्वर बोला जाता है। सभी बच्चों का आंसर सही आया है, इसलिए सभी को धन्यवाद। मित्रों आप इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और अपने सगे संबंधित को जरूर सूचित करें। इस चैनल पर सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं मित्रों, और रात्रि 8 बजे भी म्यूजिक के क्लास लिए जाता है। क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों अगला प्रश्न है कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है। मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है। ए में आपका 6 है, बी में मित्रों 5 है, सी में 3 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 जाति का प्रयोग किया जाता, सॉरी 6 अंगों का प्रयोग किया जाता है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि मित्रों इसी चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे सॉरी शाम 7 बजे आर्ट ऑफ टीचिंग बाल विकास का मित्रों क्लास चलाया जाता है, जो कि 30 नंबर का आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछेगा। ठीक है, अतः इसी चैनल पर मित्रों मिस शिवानी गुप्ता जो है आपको जो है बाल विकास की क्लास चलाते हैं। अब शाम में 7 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको क्वालिफाई होना है, तो बाल विकास अति आवश्यक है। तो मित्रों प्रश्न है कि आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं। आरंभ में विलंबित लय और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं। ए में मित्रों मृदंग है, बी में श्रोतोक्ता है, और डी सी में मित्रों वो पूछा है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आरंभ में विलंबित और अंत में
द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, श्रोतोगता गता। ठीक है, और उसमें बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं मित्रों? इसी में से एक आंसर आपको देना है। इसी में से कौन सा ऐसा वाद्य है जिसमें सबसे अधिक तार होते हैं? ठीक है मित्रों, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए ताकि कम समय में आपका जैसे निश्चित तरीका से आपको रिजल्ट हो जाए। ए में मित्रों गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में मित्रों वायलिन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गिटार, तानपुरा और वायलिन में जैसे बहुत कम तार होते हैं, इससे भी अधिक तारों वाले वाद्य यंत्र है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? अब यदि बताए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं मित्रों, इस प्रश्न का तब तक आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तब तक मित्रों आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग का मित्रों क्लास जरूर ज्वाइन करें शाम 7 बजे। मिस शिवानी गुप्ता मित्रों प्रतिदिन से शाम 7 बजे क्लास लेती हैं, क्योंकि 30 नंबर का आपके एग्जाम में कंपलसरी आएगा, अतः आपको क्लास करने की अति आवश्यकता है। तो उत्तरी भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों कुल संख्या कितनी है? तो 22 है बच्चों। सभी का आंसर आपका सही है, सभी बच्चे का आंसर क्या है? सही है। इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? रूपक आलाप, मेलापक, सी में मित्रों अल्पित गठन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलापक जैसे आलाप का प्रकार नहीं है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सदा रंग और अदा रंग के आश्रय दाता कौन थे? मतलब सदा रंग और अदा रंग किसके राज दरबार में रहते थे? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी में मोहम्मद शाह रंगीला, सी में मित्रों जहांगीर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सदा रंग और अदा रंग किसके दरबार में रहते थे? तो मित्रों मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। संतूर का संबंध किस राज्य से है? संतूर का संबंध किस राज्य से है? ए में मित्रों आपका राजस्थान है, बी में पंजाब है, सी में कश्मीर है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संतूर का संबंध किस राज्य से है। तो मित्रों आपको बताते चले कि संतूर का संबंध मित्रों कश्मीर राज्य से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि तबले के ठेका सुनकर हम पहचानते हैं। ठेका हो गया यहाँ पर ठेका, ठीक है, तबले का ठेका सुनकर हम पहचानते हैं। ए में आपका स्वर है, बी में ताल है, सी में मित्रों लय है, डी में आपको चाल है। ठीक है, तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि तबले के ठेका सुनकर हम पहचानते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ताल को पहचान लेते हैं। तबले का ठेका सुनकर हम किसको पहचान लेते हैं? तो ताल को पहचान लेते हैं। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है? ए में आपका मित्रों तारता है, बी में तीव्रता है, सी में नाद की जाति है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि नाद का ऊंचा नीचापन क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि नाद का ऊंचा नीचापन तारता पिच को बोलते हैं, PITCH। ठीक है, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, प्रथम मात्रा पर पढ़ने वाली ताली को क्या कहते हैं? प्रथम मात्रा पर पढ़ने वाली ताली को क्या कहते हैं? ए में आपका खाली है, बी में ताली है, सी मित्रों सम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रथम मात्रा पर पढ़ने वाली ताली को क्या कहते हैं। तो मित्रों को बताते चले इस प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा मित्रों सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों अगला प्रश्न है विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं? विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं? ए में मित्रों अभाग है, बी में तान है, सी में ताल है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को क्या कहते हैं?
तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दिया कीजिए, ताकि कम समय मित्रों आपको आंसर याद हो। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है। अंश स्वर से क्या तात्पर्य है मित्रों। ए में आपका जीव स्वर, जी में है जाति स्वर, सी में मित्रों गृह स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपका आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों अंश स्वर का तात्पर्य है जीव स्वर, मतलब ए पर आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज के हम लोग 72 नंबर प्रश्न पर चलेंगे कि यदि यति होगा, यहाँ पर क्या होगा यति, ध्यान दीजिएगा। यति प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनमें से संबंधित है। मतलब यति और प्रस्तार क्या है, आवर्तन है कि 10 प्राणों में से है कि झूलना परण है कि डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों ये 10 प्राणों में से मित्रों 2 प्राण का ही नाम है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। संतूरवाद संबंधित है। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि संतूरवाद संबंधित है। ए में है मित्रों आपका महमूद धौलपुरा, बी में है मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा शिव कुमार शर्मा, सी में हरिप्रसाद चौरसिया और डी में है मित्रों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और मित्रों ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में मित्रों तुरंत डाल देना है, ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का याद हो जाए। तो मित्रों संतूरवाद संबंधित है किन से, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति जो संतूरवाद बजाते हैं। सभी का आंसर मित्रों बहुत सही ढंग से आ रहा है। इसका शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, संतूरवादक से। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इनमें एक औड़ो जाति का राग है। सबसे पहले मित्रों आपको बताते चले कि औड़ो जाति उसको बोलते हैं जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है। तो इनमें से औड़ो जाति का राग है। ए में काफी है, बी में खमाज है, सी में मित्रों मालकौन से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है बच्चों, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से एक औड़ो जाति के राग हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मालकौंस, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है। फट से आप कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है। यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते मित्रों तो बहुत ही दुख की बात है कि बहुत इसी प्रश्न का आंसर आप सही तरीका से नहीं दे पाए। तो टप्पा का जो मित्रों जनक है, ए में आपको वाजिद अली शाह, बी में रामधनी गुप्ता, सी में मित्रों सौरी मियां, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सभी बच्चे का आंसर इसका सही आया, इसके लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सभी प्रश्न का आंसर क्वेश्चन देखते एकदम भूखाल शेर की तरह टूट पड़ी आंसर देने के लिए, देखिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होता है। तो टप्पा का जनक जैसे सौरी मियां, आप लोग सभी का आंसर सही मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है मित्रों। इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। ए में आपका मित्रों 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि भारतीय संगीत की कुल 2 पद्धतियां होती है। आपको कमेंट्स में बताना है कि भारतीय संगीत की जो 2 पद्धतियां हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है ये झपताल के विभाग, मतलब इनमें से कौन सा विभाग है जिसको झपताल के अंतर्गत रखा गया है। आप मित्रों अध्ययन कीजिए कि 2 3 3 2 2 3 2 3 2 6 2 या उपयुक्त में से एक से अधिक या मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि झपताल के जो ताल होता है मित्रों उसका मात्रा 2 3 2 3 2 3 2 3, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि आप एक बहुत कठिन मेहनत करने के उपरांत मित्रों वीडियो बनाया जाता था, लाइक वीडियो को जरूर किया कीजिए। और यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर करिए ताकि सभी आपके सगे संबंधित मित्र एक साथ जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर सुबह 8 बजे
और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। प्रश्न है स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? स्वरों की चलन को क्या कहते हैं? ए में आपका स्थाई है, बी में अंतरा है, सी में मित्रों अलंकार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। अब फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। तो मित्रों को बताते चले कि स्वरों की चलन को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। मित्रों सभी प्रश्न आपको हम रिपीटेशन क्वेश्चन लाया जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन टीआरई 2 का मित्रों पूछा हुआ प्रश्न आपके पास हम लाए। मित्रों प्रश्न है कि कौन सा राग कल्याण थाट से आता है? कौन सा राग कल्याण थाट से आता है? तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है जोग, बी में मित्रों सारंग, सी में यमन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन सा राग कल्याण थाट से आता है। तो मित्रों आपको बताते चले यमन राग जैसे कल्याण थाट से आता है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप कमेंट से फटाफट आंसर इसी तरीका से देते रहिए। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है? रूपक ताल का खाली कितनी मात्रा पर होती है? ए में आपका मित्रों पहली मात्रा, बी में दूसरी मात्रा, सी में तीसरी मात्रा, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि रूपक ताल की खाली जो है मित्रों पहली मात्रा पर होती है। किस मात्रा पर होती है? पहली मात्रा पर। ए पर आंसर मित्रों आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतने सारे बच्चे आप लोग वीडियो को देखते हैं और मित्रों सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं तो जैसे हम मित्रों लाइव क्लास ले या वीडियो अपलोड करें या प्रीमियम वीडियो लगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इससे है कि आप निश्चित रूप से तैयारी कर सकते हैं। मित्रों लाइक भी क्या कीजिए, शेयर भी करिए और एक साथ बच्चे कमेंट्स में आंसर दिए। इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन ये स्टेट और बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केबीएस, ईएमआरएस के जितने भी बच्चे म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मित्रों क्लास चलाया जाता है। क्लास को आप ज्वाइन जरूर करें। पेड फॉर पीडीएफ के लिए मित्रों इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।